बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ हैं, ये पेपर है 2008 और इसका एमसीक्यूज़ नंबर 1 अब डिस्कस करें। मई जून का ये पेपर है हमारे पास। सम लिक्विड इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क, द डायग्राम शोज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब व्हेन द लिक्विड इज़ कोल्ड एंड व्हेन इट इज़ हॉट। अच्छा जी, जब वो कोल्ड है तो हाइट कितनी है चेक कर लें। यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये है 1.7 तक जा रही है। और जब उसको हॉट किया है तो उसके में लिक्विड एक्सपैंड हुआ है, कहाँ तक चला गया, 4.5 तक चला गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 4.5 में से उसने पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट, इन दोनों हाइट का डिफरेंस बताएं। तो कैसे निकालेंगे, 4.5 में से 1.7 को माइनस कर देंगे। जब आप 4.5 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेटर से देख लें क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। नंबर 2 है द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इज फॉर अ बस ट्रैवलिंग बिटवीन द स्टॉप्स वेयर ऑन द ग्राफ इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस द ग्रेटेस्ट। अच्छा जी, बस का एक्सेलरेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है उसको समझना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एक बात जहन में रखें कि ग्रेडियंट यानी स्लोप कहाँ पे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे, आपको नज़र भी आएगा कि इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लोप कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है, बी पे ज़्यादा है, या सी पे या डी पे। तो स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट यानी राइज ओवर रन। तो देखें, ए पे तो स्लोप ज़्यादा नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं स्लोप ज़्यादा होता चला जा रहा है, और बी पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप बात करते हैं सी की, तो सी पे जाके तो ये लाइन एक तरह से ये स्ट्रेट हो रही है, कोई किसी किस्म का स्लोप ही नहीं बन रहा यहाँ पे। तो बी पे स्लोप सबसे ज़्यादा है, ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा हो गया है, राइज ओवर रन भी सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी जो बी पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप से फाइंड किया जाता है। स्पीड टाइम ग्राफ में जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन वहीं सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप बन रहा है बी पे। बी आपका ज़्यादा स्टीप है। आपका सी जो है वो उतना नहीं है, सी बिल्कुल बल्कि स्ट्रेट हो गई है लाइन, बल्कि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब जो भी स्पीड होगी, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लें कि यहाँ पे जो स्पीड है, इसके सामने अगर मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइंस ड्रॉ करूँ और मैं कह दूँ ये 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, तो इट मीन्स कि अब ये 20 मीटर पर सेकंड पर ही है, इस दौरान कोई चेंज नहीं आ रहा सी पर। जबकि बी में तेज़ी से इंक्रीज़ आया है और एक्सेलरेशन भी बी में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक हो गया जी, तो ये आपका जो राइट ऑप्शन बनता है इसमें वो बनता है बी। जबकि सी पॉसिबल ही नहीं है। सी में तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। और अगर आप डी की बात करते हैं तो डी भी देख लें, डी में भी ऑलमोस्ट आपका एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, वो स्पीड ही ज़ीरो हो चुकी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं, नंबर 3 पे। द सर्किट ऑफ अ मोटर रेसिंग ट्रैक इज़ 3 किलोमीटर इन लेंथ। अच्छा जी, ठीक है। इन अ रेस अ कार गोज 25 टाइम्स राउंड द सर्किट इन 30 मिनट्स। अच्छा जी, वो 25 राउंड्स लेती है 30 मिनट्स में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लें, अगर वो 25 टाइम्स उसका राउंड का एक 25 टाइम्स वो राउंड ले रही है, तो एक राउंड में वो कितने किलोमीटर कवर कर रही है। एक राउंड के किलोमीटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं और वो हैं 3 किलोमीटर। ये आप देख भी सकते हैं, एक राउंड में 3 किलोमीटर हैं। तो 25 टाइम्स जब वो राउंड लेगी तो कितने किलोमीटर कवर करेगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वो कितने किलोमीटर कवर करेगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 75 किलोमीटर। अच्छा जी, टाइम उसके लिए लिया उसने 30 मिनट्स, लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए गए वो आवर्स में दिए गए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, मिनट्स में नहीं दिए गए। तो हमें टाइम को मिनट्स से आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इन 30 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना होगा। जब हम 60 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये टाइम हमारे पास आवर्स में आ जाता है और वो है 0.5 आवर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 0.5 आवर कैसे आया है। अब टाइम आपको पता है 0.5 आवर है, डिस्टेंस आपको पता है 75 किलोमीटर है, तो अपने स्पीड फाइंड करनी है, अब कोई मसला ही नहीं है। 75 को आप 0.5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपके पास जो आता है आंसर, मेरा ख्याल जहाँ तक है, और डिवाइड करेंगे आप तो ये आपके पास आना चाहिए 150 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से यानी कि वो मूव कर रहे हैं। तो ये 150 किलोमीटर पर आवर बनती है स्पीड। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 4 पे चलते हैं। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग अलोंग एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट इज लेस देन व्हेन शी इज ऑन द अर्थ सरफेस।
Compared with being on the Earth's surface, how do her mass and the weight change when she goes into the orbit? अच्छा जी, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई भी शख्स ऑर्बिट में जाता है, मूव करता है, तो जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे होते हैं, आपको पता होगा ग्रेविटी कम होती चली जाती है, और जब आप स्पेस में पहुंचते हैं तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी होती है। तो ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अब आप देख लें, मैथ्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज होगा, तो सी और डी ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब सी और डी में वेट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वेट में ग्रेविटी कम हो रही है, और वेट जो है वो देख लें डिपेंड करता है मैथ्स के साथ साथ जी पर भी। तो W इज इक्वल टू mg होता है, तो जी की वैल्यू कम होने की वजह से आपका जी कम हो रहा होगा, तो वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बनता है राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसमें मैथ्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि वेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। नंबर 5 है, और ये MCQs पहले भी आ चुका है एक पेपर में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप, लेकिन चले मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन द टू ब्लॉक्स X and Y आर प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म बीम, द बीम बैलेंस्ड ऑन अ पिवट एट इट्स सेंटर एज शोन, व्हाट डज द शोन अबाउट द X and Y? देखिए जी, दोनों में अब मोमेंट तो इसका मतलब इक्वल है दोनों साइड पे, जितना टर्निंग इफेक्ट लेफ्ट साइड पर है उतना ही टर्निंग इफेक्ट राइट साइड पर है। अच्छा, अब मोमेंट अगर इक्वल है तो ये वाला मोमेंट और ये दोनों के दोनों इक्वल है, और अगर मोमेंट इक्वल है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट डिपेंड करता है फोर्स पे। ये होता है F इंटू डी। अगर मैं इसको कहूँ ये फोर्स F1 है, ये D1 है, और यहाँ पे इसकी फोर्स F2 है और ये D2 है, ये मोमेंट है। अच्छा, D2 ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका, इस ब्लॉक का यहाँ से यहाँ तक, ये D2 हो जाएगा, ये इसकी फोर्स हो जाएगी F2, ये इसकी फोर्स हो जाएगी F1, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा D1। ठीक है जी। अच्छा, अब D1 D2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए, तो फिर फोर्सेस भी इक्वल होनी चाहिए। तो फोर्सेस इक्वल होने का मतलब है इसका वेट दोनों का सेम होना चाहिए, और वेट सेम होने का मतलब ये होगा फिर मास भी दोनों का सेम होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम तो एक का लग रहा है ज़्यादा है और एक का वॉल्यूम कम है, तो भाई बेशक हो सकता है ये जो वाई है ये वुड का बना हुआ ब्लॉक हो, और एक्स जो है हो सकता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ हो, तो वुड की डेंसिटी जो है वो कम होती है और एल्युमिनियम की ज़्यादा हो जाती है, या आपके पास और किसी मेटल का बना हुआ हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आपके पास मेटल का बना हुआ होगा एक्स, तो बेशक उसका वॉल्यूम कम है लेकिन उसका वेट ऑलमोस्ट वुड के इक्वल हो जाएगा, जबकि वुड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए डेंसिटी का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन मास दोनों में सेम होना चाहिए और वेट भी सेम होना चाहिए। तो अब देखेंगे कौन से ऑप्शन पे जाएंगे। दे हैव द सेम मास वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेंसिटी डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम एक का ज़्यादा है और एक का वॉल्यूम कम है, यानी वाई का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वाई का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि मैथ्स तो यहाँ पे सेम है ना, और इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहें ना तो आप इसकी इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल में एक दफ़ा ये और आया था, तो मैंने एक स्नैपशॉट यहाँ पे लेके शेयर किया था, उसमें मैंने कॉटन दिखाई थी एक तरफ रखी हुई और एक तरफ आयरन का जो था 1 kg का मैस दिखाया था। तो 1 kg मैस आयरन का आपने देखा ही होगा, अक्सर वो तराजू जो होते हैं यूज़ करते हैं, तो तराजू में आप जब फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो तराजू वाले जो है वो 1 kg का मैस रखते हैं और उसके साथ फ्रूट्स रखते देखते हैं। तो आपने खुद भी देखा होगा बल्कि कि 1 kg मैस आप देख रहे होते हैं तो कितना सा होता है, फ्रूट्स जो उसके साथ वो तोल कर देता है, तो फ्रूट्स का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, जबकि मैस दोनों का इक्वल होता है। अच्छा खैर, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप उसकी इक्वेशन से भी सर्च कर लें या देख सकते हैं। ये देखें, डेंसिटी की इक्वेशन है मैस ओवर वॉल्यूम, मैंने मैस को सर्कल कर दिया। मैस सर्कल करने का मतलब ये है कि मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना मैस यहाँ पे रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे उतना ही मैस राइट साइड पर है, तो दोनों मैसेज इक्वल हैं। तो मैसेज वाइज तो इक्वल होना बहुत ज़रूरी था, वरना ये बैलेंस नहीं होते। तो अब डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन क्या हो गया? वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेशन है, वॉल्यूम जहाँ ज़्यादा है वहाँ डेंसिटी कम है, तो इसमें डेंसिटी सेम नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। बी बिल्कुल करेक्ट हो सकता है कि सेम मैस होगा और सेम वेट होगा। ठीक है ना, और फिर वही बात आ गया कि नंबर सी में दे हैव द सेम वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए ये वाले सी और डी तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।